कायदे आज़म और गांधी में बुनियादी फ़र्क क्या था? और एक बार जब गांधी ने कायदे आज़म की सियासी बसीरत और फैसलों से मुताल्लिक तंज करते हुए सवाल उठाया तो कायदे आज़म ने गांधी को कैसा मुंह तोड़ जवाब दिया? इसके अलावा वो मुकालमा क्या था जो आपके और एक हिंदू बनिए के दरमियान हुआ? इससे पहले कि हम वीडियो का बाकायदा आगाज करें, सब दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को लाजमी दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आप ही को मिल सकें। तारीख की किताबों में मोहनदास करमचंद गांधी और कायदे-ए-आज़म के दरमियान होने वाला एक छोटा सा दिलचस्प मुकालमा दर्ज है। इस मुकालमे को जब आप सुनेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाकईतन कायदे-ए-आज़म थे जबकि गांधी सिर्फ गांधी ही थे। मुकालमा कुछ यूं था कि एक बार गांधी ने कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को तंज करते हुए पूछा कि जिन्ना साहब, मुझे आज तक इस बात की समझ नहीं आ सकी कि आपका सियासी विजन क्या है और ये कि आप अपने सियासी फैसले करते कैसे हैं। मोहनदास करमचंद गांधी की बात सुनकर कायदे-ए-आज़म जरा सा मुस्कुराए और बोले कि कबल इसके कि मैं आपको अपने बारे में बताऊं, पहले मैं आपको आपकी शख्सियत के बारे में बताता हूं कि आप किस तरह के शख्स हैं और अपने सियासी फैसले कैसे करते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी कायदे-ए-आज़म की ये बात सुनकर चौंक गए और बोले, हाँ बताइए, ताकि मुझे भी पता चले कि मैं किस तरीके से सोचता हूँ। इस पर कायदे-ए-आज़म ने गांधी की तरफ गौर से देखते हुए फरमाया, मोहतरम गांधी साहब, आप सियासी मैदान में कोई भी कदम उठाने से पहले ये मालूम करते हैं कि लोगों का मूड कैसा है और उनका रिएक्शन क्या होगा। जब आपको लोगों की राय मालूम हो जाती है तो आप उन्हीं लोगों को खुश करने के लिए उनकी राय के मुताबिक फैसला सुनाते हैं, जबकि मैं हमेशा इसके बरअक्स फैसला करता हूँ। गांधी जी ने हैरत से पूछा, क्या मतलब? कायदे-ए-आज़म ने फरमाया, मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि क्या सही है और क्या गलत। इसके बाद जो सही होता है मैं इसके मुताबिक फैसला कर देता हूँ। गांधी जी ने हैरत से पूछा कि क्या लोग आपके इस नौयत के फैसले को मनोअन तस्लीम कर लेते हैं? तो कायदे-ए-आज़म ने फौरन जवाब दिया, नहीं, लोग शुरू में मेरे इन फैसलों की भरपूर मुखालफत करते हैं, लेकिन मैं सच पर डटा रहता हूँ, यहाँ तक कि मेरे फैसलों के मुखालिफिन आहिस्ता आहिस्ता सच्चाई को तस्लीम कर लेते हैं और फिर वो भी मेरे फैसलों में मेरे साथ शामिल हो जाते हैं। कायदे-ए-आज़म ने गांधी की हैरत को भांपते हुए इसकी आंखों में झांक कर देखा और बोले कि एक सही फैसला ऐसे हजार गलत फैसलों से बेहतर होता है जो महज लोगों को वक्ती तौर पर खुश करने के लिए किया जाए। कायदे-ए-आज़म का जवाब सुनकर मोहनदास करमचंद गांधी अपना सा मुंह लेकर बैठ गए और इसके बाद उन्होंने सारी जिंदगी कायदे-ए-आज़म के सामने कभी शेखी बगाड़ने की हिम्मत नहीं की। दोस्तों, कायद की इस बात से आप उनके कॉन्फिडेंस और सियासी बसीरत का अच्छे से अंदाज़ा लगा सकते हैं और यही वो बात थी जो मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे-ए-आज़म और मोहनदास करमचंद गांधी को सिर्फ गांधी बनाती थी। कायदे-ए-आज़म जो कुछ जाहिर करते थे उनके बातिन में भी वही कुछ होता था। उन्होंने सारी जिंदगी कभी मुनाफिकत से काम नहीं लिया और इसका सबूत हमें इस वाक़े से मिलता है। एक दफ़ा कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के जलसे से खिताब के लिए जा रहे थे। कायद ने 3 पीस सूट पहन रखा था और इनके सर पर हैट था। वो घर से निकले और गाड़ी में बैठकर जलसागाह की तरफ रवाना हुए। गाड़ी में बैठते ही आपने अपना हैट उतार कर गोद में रख लिया। गाड़ी की पिछली सीट पर आपके साथ आपके एक साथी भी विराजमान थे। सफ़र शुरू हुए अभी कुछ लम्हे ही गुजरे थे कि बातों ही बातों में आपके साथी ने अर्ज किया कि जिन्ना साहब, कुछ दिनों से मेरे दिमाग में एक बात चल रही है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। कायदे-ए-आज़म ने शख्स की तरफ देखा और बोले, जी कहिए, मैं सुन रहा हूँ। इस पर वो शख्स बोला, जनाब, इस बात में कोई शक नहीं कि आप एक अजीम लीडर हैं और ये भी सच है कि हिंदुस्तान भर के मुसलमान आपसे न सिर्फ मोहब्बत करते हैं बल्कि बड़ी कदर की नज़र से देखते हैं। लेकिन एक बात ऐसी है जिसकी बिना पर आपके सियासी मुखालफिन को आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा करने का मौका मिलता है, वो ये कि आप अंग्रेजी लिबास पहनते हैं। लिहाजा मेरा मुखलसाना मशवरा है कि आप अब देसी लिबास पहनना सीख लें।
تاکہ آپ کے مخالفین کا منہ بند ہو جائے۔ قائد اعظم نے اس شخص کی بات کو بڑے اطمینان کے ساتھ سنا اور بولے کہ دیسی لباس سے تمہاری کیا مراد ہے؟ عرض کیا جناب، ہندوستان میں مسلمان شلوار قمیض، پاجامہ قمیض یا کرتے اور پاجامے کے ساتھ شیروانی یا اچکن پہنتے ہیں اور سر پر دیسی ٹوپی رکھتے ہیں۔ قائد اعظم نے حیرت سے پوچھا کہ اگر میں دیسی لباس پہنتا ہوں تو اس سے آخر ہوگا کیا؟ ساتھی نے عرض کیا جناب، آپ مسلمانوں کے لیڈر ہیں، چنانچہ آپ جب یہ لباس پہنیں گے تو ہندوستان کے مسلمان آپ سے بہتر طریقے سے ریلیٹ کر پائیں گے اور یوں آپ کی مقبولیت میں بھی مزید اضافہ ہوگا۔ اس پر قائد اعظم نے گھور کر اپنے ساتھی کو دیکھا، گود میں پڑا ہیٹ اٹھا کر سر پر رکھا اور مضبوط لہجے میں بولے، میں آپ کے مشورے کی قدر کرتا ہوں، لیکن معذرت کے ساتھ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں صرف عوامی مقبولیت کے لیے ہرگز بھی منافقت نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بعد قیام پاکستان تک قائد اعظم محمد علی جناح انگریزی لباس ہی پہنتے رہے، لیکن پاکستان کے قیام کے بعد جب سرکاری لباس کا فیصلہ ہوا تو آپ نے شلوار قمیض، شیروانی اور جناح کیپ پہنی اور اس کے بعد اپنے انتقال تک دوبارہ پھر کبھی انگریزی لباس نہیں پہنا۔ ناظرین، یہ ہے تو ایک معمولی سا واقعہ، لیکن اس واقعے میں آپ کو لیڈروں کا ویژن، لیڈروں کی کمٹمنٹ، لیڈروں کا اخلاص اور لیڈروں کی شفافیت دکھائی دیتی ہے۔ قائد اعظم بلا کے لیڈر تو تھے ہی، لیکن حاضر جوابی میں بھی ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ یہ دلچسپ واقعہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ان دنوں کا ہے جب آپ لندن میں وکالت کی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ ان دنوں ایک پیٹر نامی انگریز پروفیسر قائد اعظم محمد علی جناح سے شدید نفرت کرتا تھا۔ ایک روز کا واقعہ ہے کہ پروفیسر پیٹر کالج کی کینٹین میں لنچ کر رہا تھا تو جناح بھی اپنی ٹرے لیے اسی ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئے جہاں پروفیسر بیٹھا تھا۔ پروفیسر کو مسٹر جناح کا اپنے قریب بیٹھ کر کھانا کھانا اچھا نہ لگا اور وہ آپ سے مخاطب ہو کر بولا، مسٹر جناح، کیا آپ یہ نہیں جانتے کہ ایک پرندہ اور سور ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے؟ پروفیسر کی اس گھٹیا بات کے جواب میں جناح نے پورے اعتماد لہجے میں جواب دیا کہ پروفیسر آپ بالکل بھی پریشان نہ ہوں، I should fly to another table، یعنی میں یہاں سے اڑ کر دوسرے ٹیبل پر بیٹھ جاتا ہوں، اور یہ کہہ کر آپ دوسری ٹیبل پر جا بیٹھے۔ جناح کی اس حاضر جوابی پر پروفیسر پیٹر کو بہت غصہ آیا اور اس نے اپنی بے عزتی کو دل میں رکھتے ہوئے آپ سے انتقام لینے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے ہی دن جب پروفیسر پیٹر کی ملاقات جناح سے ہوئی تو اس نے سوال کیا کہ مسٹر جناح، اگر آپ کو راستے میں پڑے دو بیگ ملیں جس میں ایک میں دانائی اور دوسرے میں دولت ہو تو آپ کون سا بیگ اٹھاؤ گے؟ جناح نے بغیر کسی توقف کے جواب دیا کہ میں تو دولت والا بیگ ہی پسند کروں گا۔ قائد اعظم کے اس جواب پر پروفیسر نے ہنس کر طنزیہ لہجے میں کہا کہ مسٹر جناح، اگر میں تمہاری جگہ پر ہوتا تو دولت کی بجائے دانائی والے بیگ کو ہی اٹھاتا۔ اس پر جناح صاحب نے مسکرا کر کہا کہ پروفیسر صاحب، ہر انسان وہی چیز چاہتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی۔ یوں ایک بار پھر سے پروفیسر پیٹر کو منہ کی کھانی پڑی۔ قائد اعظم کی زندگی کا ایک اور بڑا دلچسپ واقعہ بھی ملاحظہ کیجیے۔ یہ سال 1946 کی بات ہے جب آپ ایک عوامی دورے پر نکلے تو اس دوران ان کی ملاقات ایک ہندو بنیے سے ہوئی۔ یہ کئی نسلوں سے بنیا تھا جو قیمتی اشیاء گروی رکھ کر لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا۔ اس نے قائد کو طنز کرتے ہوئے کہا کہ محمد علی جناح، میں ایک خاندانی بنیا ہوں، میری کئی نسلیں یہ کام کرتی رہی ہیں، لیکن آج تک میری نسل کا کوئی بھی شخص اپنی زبان سے نہیں پھرا۔ لوگ اپنے گہنے لے کر ہمارے پاس آتے ہیں، انہیں گروی رکھتے ہیں اور ان کی رسید تک نہیں لیتے، کیونکہ انہیں یقین ہے کہ وہ اپنے قیمتی ساز و سامان سے متعلق بھول سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں بھول سکتے۔ میرے والد نے لوگوں سے جو امانتیں لی تھیں وہ میرے پاس محفوظ ہیں، اور اب لوگوں کی جو امانتیں میں جمع کر رہا ہوں وہ میرا بیٹا لوٹائے گا۔ قائد اعظم خاموشی سے اس بنیے کی بات سنتے رہے۔ بنیا اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا
मोहम्मद अली जिन्ना, तुम एक लीडर हो, लिहाजा तुम्हें बनिए से 1000 गुना ज्यादा ईमानदार, अटल और कौल का पक्का होना चाहिए। तुमने क्योंकि मुसलमानों से आज़ादी का वादा किया है तो अपने कौल से ना मुकरना और अपने वादे को पूरा करके दिखाना। कहीं ऐसा ना हो कि लोग कल को ये कहें कि मोहम्मद अली जिन्ना तो बनियों से भी छोटा निकला। कायदे-ए-आज़म ने उस हिंदू बनिए का कंधा थपथपाया और मुस्कुरा कर बोले, मैं सियासतदान हूँ, कोई दुकानदार या बनिया नहीं, और तुम फिक्र ना करो, सूरज दाएं से बाएं हो सकता है लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना अपनी बात से नहीं फिर सकता। तो नाजरीन, ये होते हैं लीडर और इनको कहते हैं सियासतदान। इन वाक़यात से ये साबित होता है कि कौमों को बनाने और चलाने वाले लोग किस किस्म के होने चाहिए। लीडरों को कितना वाज़े, शफाफ और अटल होना चाहिए। इन्हें मुनाफकत, लचक और समझौतों से कितना पाक होना चाहिए और इन्हें अपने वादों का कितना पक्का होना चाहिए। हम आज के सियासतदानों और अपने अजदाद में फ़र्क वाज़े तौर पर महसूस कर सकते हैं। आज किसी में हमें दुकानदार नजर आता है तो किसी में बनिया, और मुनाफकत के तो क्या ही कहने। दोस्तों, क्या ही ऐसा हो कि हमारे लीडर कायदे-ए-आज़म की तस्वीर को अपनी दीवारों पर आवेज़ा करने के साथ साथ इनके असूलों को अपने लिए मशले राह बना लें, तो इस कौम को दुनिया की अजीम कौम बनने से कोई नहीं रोक सकता। 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान बन गया तो इस लुटे पुटे पाकिस्तान में वसाइल ना होने के बराबर थे। वसाइल का एक बहुत बड़ा अंबार और जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा थीं, और ऐसे में टीबी जैसा मुहलक मर्ज जो कायदे-ए-आज़म की जान के दर पे हो चुका था। सो इस खतरनाक जानलेवा बीमारी से लड़ते हुए कायदे-ए-आज़म ने मुल्क को दरपेश मसाइल से निकालने के लिए किस तरह शब रोज काम किया, ये जान पाएंगे आप बायोग्राफी ऑफ कायदे-ए-आज़म के 15वें पार्ट में। और अगर आप कायदे-ए-आज़म की ज़िंदगी के बारे में मज़ीद डिटेल से जानना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक लास्ट में मौजूद है। आई होप कि ये वीडियोस ना सिर्फ आपको पसंद आ रही होंगी बल्कि आपकी मालूमात में इजाफे का बाइस भी बन रही होंगी। सो हमारी हौसला अफजाई के लिए इन्हें लाइक करें, शेयर करें और इन्फोजिया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। नीज कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से भी नवाजें। फिर मिलेंगे बायोग्राफी ऑफ कायदे-ए-आज़म के अगले पार्ट के साथ। अल्लाह हाफिज।